नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं अवनीश पीएन शर्मा जी, प्रारब्ध के संपादक, हमारे बड़े भाई। और ये अक्सर हमारा स्वागत जिस तरह प्रारब्ध पर करते हैं, आज इनको सूद समेत वही थाली वापस मैं लौटा रहा हूँ। तो फूल, चंदन, अक्षत, माला, पुष्प के साथ नारियल और नैवेद्य ये लेकर, और एक अंग वस्त्रम भी इनको यही वाला दिया जाएगा। अवनीश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी नकल करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद बेलोक जी। आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, जय जय सिया राम। हंसते हुए इसकी शुरुआत की है, क्योंकि सुबह सुबह का समय है जब हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप लोग इसको 12 बजे के आसपास देखेंगे। मुद्दा है बंगाल का, और बंगाल पर चूंकि अवनीश जी की विशेषज्ञता है, आपने कई प्रोग्राम्स देखे होंगे प्रारब्ध पर, व्यालोकवाणी पर। बंगाल पर मुझे जब भी बात करनी होती है, मैं अवनीश भाई से बात करता हूँ। एसआईआर का मसला चल रहा है अवनीश जी। बिहार में हमने देखा बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। असम में चल रहा है, थोड़ी बहुत कहीं कहीं से बात छिटपुट आती है, लेकिन ठीक ही चल रहा है। कुछ राज्य सरकार जैसे तमिलनाडु पहुंच गई है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी इसका फैसला चल रहा है। लेकिन बंगाल का सीन ही अलग है। बंगाल में बॉर्डर पर भारी भीड़ हो गई है। एक बंगाल पाड़ा नाम का इलाका है जहां 80% कहा जा रहा है कि वहां बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। कोलकाता के पास पास पर आधार कार्ड मिल रहा है। और ममता बनर्जी हैं कि लगातार कह रही हैं कि वह एसआईआर नहीं होने देंगे। सबसे पहले तो प्राथमिक प्रतिक्रिया कि आखिर ममता बानो का डर क्या है, और एसआईआर से उनको इतनी समस्या क्यों है, और उसके बाद ये बंगाल पाड़ा की जो स्थिति है उसको एड्रेस कर लीजिएगा। अब माइक आपके हवाले है जी। जी, आपका सवाल है ममता बनर्जी डर क्यों रही है। अवैधता पर टिका हुआ कोई भी व्यक्ति तब डरेगा, और उसे डरना भी चाहिए जब मसले वैधता की तरफ बढ़ रहा हो। ममता बनर्जी जिन्होंने लेफ्ट का पूरा इकोसिस्टम उठाया, कब्जा किया, और कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आने के बाद उन्होंने लेफ्ट के छाती पर अपना झंडा गाड़ दिया। तो जिस तरीके से लेफ्ट की विचारधारा भारत के संदर्भ में अवैध है, आयातित है, ठीक उसी तरह तब आज के समय वाला सोशल मीडिया नहीं था, लोग इतने विजिलेंट नहीं थे। क्या पहला बांग्लादेशी सोशल मीडिया और व्यालोकवाणी चैनल बनने के बाद घुसा है? नहीं, बड़ा नेचुरली आता था। और वो तो अब गांव की अदला बदली करके अपनी सीमा सुनिश्चित किया है मोदी सरकार ने ना बांग्लादेश के साथ। वरना चाचा नेहरू ने सिर्फ कश्मीर थोड़ी ने छोड़ा था। अरे साहब, और तो और इन नाकारों ने भारत और नेपाल सीमा का क्या हाल करके रखा हुआ था। आप चाहे बहराइच की तरफ से देख लीजिए, चाहे आप अपने यहाँ सुगौली बॉर्डर की तरफ से देख लीजिए, गांव के गांव का पता नहीं होता था। तो वही हाल बांग्लादेश का भी था। जिन लोगों को ये बड़ा लग रहा है कि आज के 20 साल पहले का जो सेंसस था, अगर सेंसस हो जाए और बंगाल के जब नतीजे आएंगे ना जनगणना के बाद, लकवा मार जाएगा, लकवा। और मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। भाई साहब, माना जाता था कि 2-3 जिले, मालदा और ये सब 2-3 जिले जो हैं, वहां मुस्लिम बहुसंख्यक है। 100% वोटर बढ़ जा रहे हैं पूरे बंगाल में। पिछले मतदाता सूची से, जो पिछला वाला मतदाता सूची है उससे, और इस बार की मतदाता सूची जो तैयार हो रही थी उससे पहले का रेफरेंस, यानी 2 बार और पीछे का रेफरेंस अगर आप लीजिएगा, 68% वोटर बढ़े हैं। गजब लोकतंत्र बढ़ रहा है वेस्ट बंगाल में। ये कौन है जो बढ़ रहा है भाई? ठीक है, अब्दुल का 18 बच्चा हो रहा है, लेकिन अब्दुल का 18 बच्चा भी अगर भारतीय अब्दुल का 18 बच्चा हो जाएगा तब भी 68% वोटर नहीं बढ़ेगा। 10% बढ़ेगा, 12% बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा।
भोजपुरी का एक शब्द है बियाना। एक गजब वोटर भी आ रहे हैं, गजब लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। और ये ससुरे कहते हैं कि भद्रलोक की धरती है, पढ़े लिखों की धरती है, हिल्सा मानुष की धरती है। नालायक नाकारे भारतीय नागरिक। कोई बंगाल के देखने वाले हमारे दर्शक नीचे गाली दे दें, स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश वाले अच्छा 2017 से पहले नालायक नाकारा थे। हाँ बोलिए, आपने उंगली अच्छा उठा दी। अवनीश भाई, एसआईआर का सबसे गहन विरोध जहां हो रहा है वो एक तो पश्चिम बंगाल है, दूसरा तमिलनाडु है, तीसरा केरल है और चौथा बिहार में इन लोगों ने जो भी किया था, और पुडुचेरी। तो ये सारे मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने एक जगह क्लब कर दिया है और उसकी सुनवाई भी अब चीफ जस्टिस वाली बोर्ड करेगी। एक सेट या एक पैटर्न जो नजर आ रहा है इसके विरोध में, जो दल कर रहे हैं, जो सरकारें कर रही हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? बस इसको एड्रेस कर लीजिएगा, मैंने केवल जोड़ने के लिए ये बात। उसको भी देख लेंगे। पूरा गिरोह है साहब। आप छविराम का गिरोह पे हाथ डालेंगे तो लाला राम नहीं चिल्लाएगा? हैं? पूरा चंबल परेशान होगा ना। वीपी सिंह ने जब 80s में 10 से उन्मूलन अभियान चलाया था तो अकेले खाली छविराम थोड़ी ना डिस्टर्ब हुआ था। सैफई वाले मुलायम सिंह यादव भी डिस्टर्ब हुए थे, भागे, क्योंकि इनकाउंटर लिस्ट में नाम था। चरण सिंह ने जान बचाया, विधायक बनवाया। तब भी इतना गूदा नहीं था कि लखनऊ में रह सके विधायक आवास में। विधानसभा का सत्र अटेंड करते थे, उसके बाद भाग के चरण सिंह की कोठी चले जाते थे, मतलब बंगले पे चले जाते थे। जरा बंगाल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, फैक्चुअल चीजें ये हैं कि जिस बंगाल पाड़ा की आप बात कर रहे हैं, बंगाल में सिर्फ एक ही बंगाल पाड़ा नहीं है जहां 80% घर ताला युक्त हो गए हैं। ऐसे तमाम इलाके में आपको साल्ट लेक सिटी, बंगाल का बिल्कुल कलकत्ता का जो संपन्न इलाका अपने आप को कहता है या माना जाता है, सो कॉल्ड भद्रलोक के अब्बा लोगों का इलाका, वहां मेड नहीं मिल रही है, वॉचमैन गायब है, झाड़ू लगाने वाले नहीं है, महिलाओं को खुद अपने बर्तन मांजने पड़ रहे हैं, सब्जी बेचने वालों की किल्लत हो गई है, फल बेचने वालों की किल्लत हो गई है। और अब तो बंगाल की जनता खुली आंखों से, नंगी आंखों से देख रही है सीमा की तरफ भागते हुए, बिहार की तरफ भागते हुए, और बिहार होते हुए नेपाल की तरफ भागते हुए। नेपाल परेशान है, मेरे नेपाल के कुछ मित्रों से बात हुई। ये है एसआईआर जिसे मैं मिनी एनआरसी कह रहा था। एक मेरे बड़े प्रबुद्ध मित्र हैं, उन्होंने कहा कि यार ये बताइए, आप कह रहे हैं कि ये एनआरसी जैसा फील हो रहा है इसलिए भगदड़ मची है, शुरू में जब भगदड़ मच रही थी, तो यार उनको क्या प्रॉब्लम है, वो ना दें, वो वोटर लिस्ट में नाम अपना ना दर्ज कराएं, अपना चुपचाप जो अवैध रूप से कमा खा रहे हैं वो कमा खाएं, फिर काहे को? हमने कहा नहीं साहब, जमीन पर ये महक चली गई है कि भारत अब अपनी जमीन, अपने नागरिक, अपना भारतीयता, ये सब जांच रहा है, उसकी काउंटिंग कर रहा है। अब आते हैं साहब, आपने जो कहा कि तमिलनाडु से विरोध हो रहा है, वेस्ट बंगाल से विरोध हो रहा है, विरोध पंजाब से भी हुआ था, लेकिन आप जरा गजब का बंटवारा देखिए। हाँ, लेकिन पंजाब में तो अब सुना है कि वो मान साहब खुद ही मैं वही कह रहा हूँ, बुढ़ा के करवा रहे हैं मैं वही एसआईआर। कह रहा हूँ। जी। बैंड बाजा बारात लेकर मान साहब करवा रहे हैं, लेकिन उसी पंजाब से सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी गई थी, बिहार के चुनाव नतीजों के बाद गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है, बिहार को बदनाम न करिए, फर्स्ट क्लास हुआ है, बढ़िया हुआ है, चुपचाप जाइए एसआईआर करवाइए। साहब देखिए, सनातन डेंगू मलेरिया है, सनातन का नाश करना है। ऐसा तमिलनाडु में राजनीति करने वाला व्यक्ति सत्ता कब पाएगा? भारत की वैधता पर कि भारत के वोटर लिस्ट की अवैधता पर? मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए। मेरी जाहिर सी बात है, अवैध होने पर ही उसकी पूरी साम्राज्य की नीतियां टिकी हुई हैं। ठीक, जरा बातचीत की शैली रखते हैं, आप म्यूट मत कीजिए, आपके बैकग्राउंड से कोई आवाज नहीं आ रही है, खोले रहिए। मेरी लगातार बातचीत हो रही है, एक श्रीवास्तव साहब हैं, रिटायर्ड डायरेक्टर हैं बीआरओ के, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, और ये वो
व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अंतिम बार राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत लेने पर मजबूर किया है लखनऊ वाली सैनिकों के अपमान, सेना के अपमान वाले केस में। जी। कल मेरी उनसे बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि साहब ये बताइए, ये अवैधता और वैधता और वोटर लिस्ट का पवित्रीकरण, शुद्धिकरण, इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है? आगे बात नक्सलियों पर हो रही थी, तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि भारत में, भारत के लिए, भारत को समझने वाला और भारत को समझाने वाला, भारत के लिए काम करने वाली ये अवधारणा 2014 के बाद आई। हमने कहा आप तो एकदम भक्त टाइप बात कर रहे हैं साहब, इतने सीनियर अधिकारी हैं, ऐसा मत कहिए। बोला अगर इसमें गलत हो तो बता दीजिए। अब कोई भी, अच्छा उन्हीं का केस जब सुप्रीम कोर्ट गया तो आप सब लोगों ने एक टिप्पणी सुनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के बारे में टिप्पणी पास की कि कोई सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कर सकता। राइट। ये उन्हीं का केस है जो लखनऊ हाईकोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट गया। अभी 4 दिसंबर को उसकी अगली सुनवाई है। राहुल भागने की कोशिश कर रहा है लेकिन श्रीवास्तव जी पटक के चढ़े हुए हैं। जी। तारीख लंबी नहीं लेने दी है, 4 तारीख को जाएगा। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि कोई भी भारत का वैध नागरिक वो सनातन को डेंगू, मलेरिया और सनातन के विनाश वालों को तो नहीं प्रमोट करेगा। ये अवैधता पर ही संभव है। इसलिए तमिलनाडु से आपको आवाज आ रही है। राम का नाम सुन के भड़क जाने वाली, गाड़ी से फुदक के उतर जाने वाली ममता बनर्जी की राजनीति भारत के वैध नागरिकों के बदौलत टिकेगी क्या? नहीं टिकेगी। अवैधता पर टिकी है। अवैधता समाप्त हो रही है। और आपने कहा कि ममता बनर्जी बार बार कह रही हैं कि एसआईआर नहीं होने देंगी। नहीं, गलत। अब ममता बनर्जी ये नहीं कह रही हैं कि एसआईआर नहीं होने देंगी, क्योंकि वो जान रही हैं कि उनके बड़के अब्बा हुजूर भी अब एसआईआर नहीं रोक सकते। और बड़ा टेक्निकली बता रहा हूं, एसआईआर अगर वो नहीं होने दें, उपद्रव करें, तो मैंने एक रास्ता बताया 356 का, इलेक्शन कमीशन खुद लेके आएगा और तब सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मना कर पाएगा। राष्ट्रपति महोदय खुद अनाउंस कर देंगे कि हाँ, और सेंट्रल गवर्नमेंट को नचाते हुए भी मजबूर होना पड़ेगा। रात को मोटा भाई और मोदी भाई को कैबिनेट की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, 356 उठा के ठोकना पड़ेगा बंगाल पे। 356 अगर ठोक गया, एसआईआर अगर हो गया राष्ट्रपति शासन में और चुनाव भी हो गया, तो ममता गई, यानी ये कुआं। और अब उधर खाई गिनाता हूं जो उनके ठीक पीछे है। आगे वाला कुआं गिना दिया, पीछे वाला गिनाता हूं। वो एसआईआर डिले करती चले जाएं। और मैं एक बड़ी मजेदार, मैंने एक चैनल पर कल कहा, याद आ गया, वो भी एक बड़ा अच्छा तर्क है। मैं कहता हूं एसआईआर हो जाने दो ना यार, और तुम यही कहोगे कि लाखों लाख नाम काट दिए गए या काट दिए गए। ठीक, ये राहुल जो प्रेजेंटेशन दिया था बैठ के, सेल्स प्रेजेंटेशन टाइप, उसमें आपको याद है एक ट्राली में वो रद्दी कागज का बंडल बंडल लेके आया था एक लड़का खींचते हुए। मैं ये कहता हूं वैसे वैसे कम से कम 4 ट्राली भर शिकायत एसआईआर हो जाने के तुरंत बाद बंगाल का इलेक्शन कमीशन के अहाते में ले जाके फेंक दो और कहो इतनी शिकायतें हैं, इतने जेन्युइन लोगों का नाम कट दिया तुमने। अब ये बताइए, उतनी अगर मान लो 5 लाख शिकायतें तुमने दे दिया, तो 5 लाख शिकायतों को निपटाने में समय लगेगा ना इलेक्शन कमीशन को। नहीं तो इसी पर एक मिनट मेरी बात, अरे मेरा 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 वो पूरा पॉइंट आ जाने दीजिए। 5 लाख शिकायतों को निपटाने में सुप्रीम कोर्ट को समय लगेगा ना? बिल्कुल लगेगा। और जब ऑफिशियली रिसीव करा दोगे तो इलेक्शन कमीशन बाध्य हो जाएगा शिकायतें निपटाने के लिए। बिल्कुल। और उसमें 2-4 महीना लगेगा, तब तक इलेक्शन होगा नहीं, और 2-4 महीने में इतना समय लग जाएगा कि तुम्हारे विधानसभा की मियाद खत्म हो जाएगी, तब 356 लग जाएगा। और जब सारी शिकायतें निपट जाएंगी, उसके बाद फिर एसआईआर घोषित हो जाएगी, वोटर लिस्ट तैयार हो जाएगी और फिर चुनाव हो जाएगा। 356 लगा रहेगा। ये है पीछे वाली खाई ममता के। अब क्या करोगी? तो मैं तो आमंत्रण देता हूं कि एसआईआर चुपचाप होने दो। मोदी की सरकार ने अगर कब्जा कर लिया है
चुनाव आयोग को, तो उनको करने दो अपनी मनमानी। तुम लोग तैयार रखो, 10 लाख शिकायतें पहुंचा दो यार। इसी पर बिहार में तो 5 को नहीं पहुंचा पाए, मैं बंगाल में वही 10 लाख ज्वाइंटर पहुंचा दो। वही रिज्वाइंडर मेरा था अवनीश भाई, कि इन लोगों की भावना तो कुछ भी सही करने की है नहीं। इनको तो केवल हंगामा करना है, बारूद छिड़क के आग लगा देनी है। भाई 84 लाख कट गया, 90 लाख कट गया, बिहार में वोट चोरी हो गई, ये सब तमाम हल्ला किया। पूरे 1 महीने का वक्त था, एक सिंगल शिकायत इन लोगों ने नहीं की। तो आप जो ये ट्रॉली वाला दे रहे हैं इन लोगों को, इनको तो कुछ करना नहीं है। राहुल बाबा आएंगे, 4 दिन हंगामा करेंगे, एक नया झूठ बोलेंगे, फिर फूका हुआ चाटेंगे, फिर चले जाएंगे। इन लोगों की ऐसी व्यवस्था है, एक तरफ से लगातार झूठ पर झूठ पर झूठ पर झूठ बोले चले जा रहे हैं। वैधानिक रास्ते जो अपनाए जा रहे हैं वो अपनाया ही जा रहा है, लेकिन एक कहीं ना कहीं संदेश जा रहा है, जिस जो आपका प्रिय विषय है, और फिर आप उस पर कह देंगे कि 11 वर्षों में, लेकिन एक कहीं ना कहीं ये संदेश जा रहा है अवनीश भाई, कि इस देश में किसी को कुछ भी बोलने की आजादी है। ये एक दो नजीर तो बननी चाहिए, मतलब उदाहरण तो होना चाहिए ना, कि भाई किसी अभागे ने कोई बकवास की, बिल्कुल असत्य बोला और लगातार बोल रहा है। सजा का प्रावधान कब हम लोग शुरू कर पाएंगे ऐसे देशघातियों के लिए? आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स के साथ अगर इसको टच कर सकें तो कर लीजिएगा जी। साहब, इसके लिए आपको इंदिरा जी को फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, ताकि वो इमरजेंसी लगा दें और रातों रात जो है सबको उठा के जेल में पटक दें। आप याद करिए जरा, 2014 से भारत में एक तानाशाह आ गया था। लोकतंत्र तो बर्बाद हो ही गिर रहा था लगातार। अभिव्यक्ति की आपकी आजादी बात भी, है जी। अभिव्यक्ति की आजादी भी अच्छा लगता है सुनने में कि क्यों नहीं पटक के थूर देती है सरकार। थूर देना चाहिए सरकार को। और एक चीज आपने अभी कहा कि इन लोग क्या करते हैं, बारूद में आग लगा देते हैं, उसके बाद पूरा देश जलने लगता है। असहमत हूं। 2014 में हारने के बाद लगातार 5 साल बारूद लेकर टहलते रहे, आग लगी ही। 2019 में फिर से 2 उंगली करके जनता ने ठोक दिया। उसके बाद फिर से बारूद के साथ पता नहीं हाइड्रोजन बम और या बम वा बम कुछ अश्लील निकल रहा था मुंह से, जाने दीजिए। वो एक एयरलाइन का नाम है, बड़ा तस्वीर टहलती है। फलाने बम ढिकाने बम लेके टहल रहा था, कहीं आग लगी? आप मुझे ये बताइए ना, बिहार में क्या क्या नहीं किया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। 2017 2017 में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ 14 के बाद, और 22 में फिर गच्चे से हो गया। क्या हुआ? काम लगा रही है ना जनता भाई। ये लोकतंत्र है ना। इंदिरा गांधी की सरकार थोड़ी ना, कांग्रेस की सरकार थोड़ी ना, कि जबरिया 14 साल के बच्चे की नसबंदी कर दी जाएगी और लाल कंबल दे दिया जाएगा उसको। मुझे इस समझ में नहीं आता कि हम लोग एक तरफ कहते हैं ये लोग लोकतंत्र का दुश्मन है, और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि मोदी जी उठाए डंडा पटक पटक के मार के तूर के किनारे कर दें और हवालात में डाल दें। जनता लोकतांत्रिक ढंग से इलाज कर रही है महाराज, और क्या चाहिए? अभी बिहार ने दो किया है ना, उत्तर प्रदेश ने 32 साल के बाद किया है ना, बंगाल आप देखते जाइए क्या हो रहा है। असम जैसी जगह पे इलाज हो रहा है ना लगातार, एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव है। मध्य प्रदेश एक बार गलती करता है, दूसरी बार फिर से आ जाता है वही दवा लेके। राजस्थान वही दवा लेके। उठा के देख लीजिए ना, कहाँ कहाँ क्या क्या बचा है। अब बंगाल वाला लोग सोच रहा है, बंगाल वाला लोग सोचेगा इलाज तो हो रहा है। कहाँ है इतनी निराशा, किस बात की निराशा? तो तानाशाह निराश नहीं बनाना चाहते हैं मोदी को? नहीं है तानाशाह भाई वो। तो निराश नहीं होना है, और मोदी जीवा को तानाशाह नहीं बनने देना है। ये लोग कहते रहे हैं भले ही कि देश में फांसीवाद आ गया है, हमें देश में आपको तानाशाह बनना है, हमें आपको तानाशाह बनना है। 5 साल में एक बार, 5 साल में 2 बार, एक बार स्टेट इलेक्शन के समय, एक बार लोकसभा इलेक्शन के समय, और पूरी तानाशाही इसी 2 उंगली पे। लेकिन अवनीश साहब, भाई लेकिन अवनीश भाई, सरकार तो, ये फांसीवादी सरकार तो अब तैयारी कर चुकी है कि कुछ महीनों में शायद एक देश एक चुनाव भी हो जाए। वह एक अलग विषय है, उस पर बात करेंगे। तो शायद 2 बार की जरूरत भी नहीं पड़े, एक बार ही, एक ही उंगली काफी होगी। दर्शकों,
सचमुच कई बार युद्धरत होते होते हम यही भूल जाते हैं कि हम किस पक्ष से थे। और सचमुच ये बात अवनीश जी ने कितने पते की कही है, इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जिस इंदिरा तानाशाह का हम लोग सोते उठते विरोध करते हैं, जिस तानाशाही का हम इतना प्रबल प्रतिकार करते हैं, हम चाहते हैं कि मोदी जी वह खुद वैसा ही कुछ करें, क्योंकि हम सचमुच तंग आ चुके हैं भारत द्रोहियों की पिछले एक सदी से लगभग से ये बकवास जो जारी है। और हम लोग जो पिछले 11 वर्षों से झेल रहे हैं कि कोई भी विकास का काम, कोई भी देश का काम इन लोगों को नहीं करता है। इन सभी मुद्दों पर सोचिएगा जरूर, विचार लेकिन रुक जरूर। नहीं रहा है ना, आप झेल कहाँ रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, शब्द बदलिए। चलिए झेल ये साहब, रहे हैं। हमारे संपादक जी ने कह दिया है कि झेलिए नहीं, उसको एंजॉय करिए, तो कर आप रहे हैं हम एंजॉय लोग, कीजिए कर और रहे हैं हम हम लोग लोग एंजॉय। कर रहे हैं। कौन सा काम दर्शक रुका है भैया? कर राम रहे मंदिर बन गया, सड़क बन गया, पुलिया बन गई, मार दुनिया भर का हो रहा है, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, कौन सा काम रुका है? मुहर्रम वालों को मुहर्रम मनाने दीजिए। अब मैंने तो लगातार कहता हूँ 365 में 366 दिन इनके लिए मुहर्रम है, खाली 10 दिन का थोड़ी ना रह गया है। तो फिलहाल इन लोगों को मुहर्रम मनाने दीजिए। हम लोग उत्सव धर्मी लोग हैं, हम लोग उत्सव मनाएंगे और व्यालोक वाणी को अपना स्नेह और प्रेम इसी तरह देते रहेंगे। अवनीश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय दिया। एक विराम के बाद मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय जय श्री राम, प्रणाम।